स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 की जो पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका अध्याय वैश्वीकरण के बारे में। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बुक से पिकअप किया गया है 12th क्लास का, और बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं तो इस बार कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हम क्लियर कर पाएंगे। तो बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक में आप वैश्वीकरण को समझ पाएंगे, उसके जो इफ़ेक्ट हैं, उसके क्या कारण हैं, और भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण किस प्रकार है और लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो टू द पॉइंट हम 25 से 30 मिनट के वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी अवधारणा। तो दोस्तों वैश्वीकरण एक अवधारणा है, एक परिघटना है और एक प्रक्रिया है। यानी ये एक अस्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है। अर्थात ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक लंबे समय में जो बदलाव आता है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये बदलाव क्या था देखिए। तो वैश्वीकरण का तात्पर्य है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण है। यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था का एकीकरण कर देना, एक कर देना या जोड़ देना। किसके साथ जोड़ देना? शेष विश्व को। यानी ये पूरी दुनिया इसका एक देश है, तो ये अलग थलग है। अपने में ही रहेगा तो ये अलग रहेगा, लेकिन व्यापार और आर्थिक दृष्टि से या दूसरे तरीके से ये बाकी दुनिया से अपने आप को जोड़ेगा, तो इसका मतलब ये विश्व के साथ इसका क्या हो गया? एकीकरण हो गया, वैश्वीकरण, है ना। तो वैश्वीकरण की बुनियादी बात क्या है, यानी मेन पॉइंट क्या है? वैश्वीकरण में हम किसको पकड़ते हैं, कौन सी वो चीज़ देखते हैं जिससे हमें पता लगेगा कि वैश्वीकरण हो रहा है या वैश्वीकरण हुआ है। तो वैश्वीकरण के तहत जो बात है वो आपको देखनी है प्रवाह मतलब फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का जाना, यानी आना और जाना। ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको बोलते हैं प्रवाह, है ना, फ्लो होना। तो फ्लो किन किन चीज़ों का होता है वो देखिए। फ्लो है दोस्तों तीन याद रखने आपको, तीन कौन से तीन? व से व्यक्ति, व से वस्तु और विचार और पूंजी। यानी दुनिया में आपको कहीं पे भी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मतलब प्रवाह हो रहा है। जैसे भारत के लोग हैं, मान लो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए यूएस जा रहे हैं, है ना, यूरोप में जा रहे हैं, मान लो मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति गए हैं, या यूरोपियन अपने देश में घूमने आ रहे हैं, तो ये प्रवाह हो रहा है, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है। फिर वस्तु, हम जिस परिवेश में रह रहे हैं दोस्तों, अपने आसपास देखिए खूब सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आउट ऑफ इंडिया में बनी हुई हैं। आप उसमें मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, ऐसे मेड इन यूएस, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। व्यक्ति गए, वस्तु गई, और विचार का मतलब है कि जैसे हॉलीवुड में कोई मूवी देखी, हॉलीवुड से रिलेटेड, है ना, कोई शो देखा, कोई गाना आप सुन रहे हो, तो वो विचार ही तो हैं। कोई लेखक की पुस्तक आपने पढ़ी है तो वो विचार भी आप तक पहुंच रहे हैं। और पूंजी, इन सब के साथ साथ एक सबसे तेज प्रवाह होता है हर चीज़ के बदले में जो एक्सचेंज में हम देते हैं, पूंजी यानी पैसा। तो इन चार चीज़ों का प्रभाव होता है वैश्वीकरण। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, इसमें चार चीज़ों का फ्लो होता है। मेन चीज़ होते हैं प्रवाह यानी फ्लो, है ना, और उसमें तीन व से व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी। हर चीज़ के बदले में पैसा लगता है। और अब मेन कारण देखना, क्या ये अपने आप होता है या कोई एक फैक्टर है जो इसको बढ़ावा देता है। तो आज के टाइम देखिए दोस्तों, प्रौद्योगिकी, जब से टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल निभा रहा है वैश्वीकरण को करने में या वैश्वीकरण को बढ़ने में, तो वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी। विश्वव्यापी पारंपरिक जुड़ाव जो ऐसे प्रभावों को निरंतरता से पैदा हुए हैं और कायम भी है। यानी एक दूसरे से हम ऐसे आत्मनिर्भर तो नहीं कह सकते, हम पारस्परिक निर्भर हैं। यानी कुछ चीज़ों के लिए हम मान लो कि यूएस पर निर्भर हैं, चाइना पर निर्भर है, कुछ हद तक चाइना हमारे ऊपर निर्भर है। आप कहोगे सर चाइना कैसे निर्भर है हमारे ऊपर? तो चाइना हर साल बहुत सारा माल बनाता है ना, चीज़ें बनाता है, तो उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए, तो वो कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा। अब हमें जरूरत कैसे, हमें वो सस्ती चीज़ें कहाँ से मिली? चाइना में, तो हम उनके ऊपर निर्भर हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर परस्पर हम निर्भर हैं। तो ये परस्पर निर्भरता जो है वो वैश्वीकरण बढ़ाता है। अब देखिए दोस्तों, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा, यानी इसका एक पक्ष नहीं है। आप एक पक्ष रख के समझने की कोशिश करोगे तो वैश्वीकरण को हम पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। ये जो एक प्रक्रिया है, एक जटिल प्रक्रिया है, एक लंबे टाइम में घटने वाली परिघटना है या घटना है,
तो इसके जो अनेक आयाम में या अनेक पक्ष हैं, उन पक्षों को समझ के हम वैश्वीकरण को समझ सकते हैं। तो कौन कौन से पक्ष हैं वो? तो इसके आयाम, वैश्वीकरण के आयाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैश्वीकरण के जो आयाम हैं वो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, इसको पक्ष भी बोल सकते हैं। यानी वैश्वीकरण एक बड़ी चीज़ है ना, यानी ये मान लो पूरा वैश्वीकरण है, इसको समझना तो इसका एक पक्ष आपको आर्थिक मिलेगा, एक सांस्कृतिक मिलेगा और एक राजनीतिक मिलेगा। यानी 3 पार्ट में डिवाइड करके आप वैश्वीकरण को समझ सकते हो कि किस क्षेत्र में वैश्वीकरण का कितना प्रभाव रहा है। और इन तीनों क्षेत्रों में एक समान प्रभाव भी नहीं रहा है, इनका अलग अलग, कहीं कम कहीं ज़्यादा। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों, ये आपने देख लिया है। अब हम समझेंगे कि वैश्वीकरण के कारण क्या है, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वैश्वीकरण हुआ है या हो रहा है या इसको बढ़ावा मिला है। तो इसका एक ही कारण है दोस्तों, मेन जो रीज़न है वो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ये इसका मुख्य कारण है, ध्यान रखना। जैसे प्रौद्योगिकी को डिटेल से यहाँ देखें तो देखिए संचार क्रांति हुई है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, नवीनतम आविष्कार, और इन सब में आप एक और चीज़ जोड़ सकते हो, इंटरनेट। वर्तमान में देखिए इंटरनेट के माध्यम से आप कितनी चीज़ें एक्सेस कर पा रहे हो, कितनी चीज़ों के बारे में हम सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति आसानी से पहुंच रहा है, वस्तु आराम से पहुंच रही है ना, विचार आसानी से पहुंच रहा है, पूंजी आसानी से पहुंच रही है। इन सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में जो मेन रोल जो अदा कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी में भी इंटरनेट है ना। इस टेक्नोलॉजी ने, इस प्रौद्योगिकी ने प्रवाह को तेज बनाया। यानी ये फ्लो ऐसा नहीं है देखिए दोस्तों कि पहले वैश्वीकरण था ही नहीं, पहले लोगों का या चीज़ों का फ्लो था ही नहीं, फ्लो तो शुरू से ही था, लेकिन इसको तेज किसने बनाया? अभी वर्तमान दौर में देखें तो सब चीज़ों को बहुत फास्ट फॉरवर्ड बनाया किसको इस दुनिया ने? तो आप कहोगे टेक्नोलॉजी। तो यही तो कारण है जिसकी वजह से वैश्वीकरण इतनी तेजी से फैल रहा है। अन्य कौन से कारण हैं? तो देखिए अन्य कारण है वैश्विक सहयोग। हर देश चाहता है कि कुछ चीज़ें जो हम ज़्यादा उत्पादन करें दूसरे देशों में भेजें, दूसरे देशों में जो हमारे यहाँ नहीं है और दूसरे देशों में बन रही है हम उनको मंगवाएं, है ना। इस प्रकार से व्यापार, निवेश में वृद्धि, ये सब तो वैश्विक सहयोग दूसरा कारण। ये अन्य कारण है, मेन कारण आपको टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी लिखना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे WTO, IMF, ये ऐसे संगठन हैं जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां बनाते हैं, इस प्रकार का माहौल तैयार करते हैं और देशों को राजी करते हैं ताकि एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बन सके। फ्लो जो है वो रुके नहीं, फ्लो को रोकने वाली जो चीज़ें हैं, प्रतिबंध हैं, उनको हटाने का काम ये संगठन करते हैं। फिर देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान, वैश्वीकरण के द्वारा जो है इसके हमारे जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, उसकी वजह से भी जो है वैश्वीकरण हो रहा है। हम देखिए आज US में दीपावली मनाई जाती है ना। आप ऐसे ही बहुत सारी मिष्ठान है जो इंडिया में बनते हैं बट या फेमस हैं और वो दुनिया के अलग अलग देशों में आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। मान लो आप यूरोप में जाओ तो हो सकता है कुछ देशों में आपको पानी पूरी मिल जाए। आप दुबई जाओगे तो कुछ चीज़ें इंडिया की ऑलरेडी वहाँ पे मिठाइयाँ दिखेगी मार्केट में। तो ये क्या है? सांस्कृतिक आदान प्रदान। और हम उनकी चीज़ों को, जैसे कि नीली जींस भारत की सभ्यता संस्कृति में कभी नहीं था लेकिन आज देखिए, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान भी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। फिर देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण, हम बहुत इंडिया के जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो देखिए एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं कि अभी शुरू से ही जा रहे हैं। आप देखेंगे गांधी जी यूरोप में पढ़े थे, है ना, ब्रिटेन में अंबेडकर, नेहरू, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। तो वो एजुकेशन के लिए लोग जाते थे और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे और जा भी रहे हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो लोगों को, पूंजी को और व्यक्ति, वस्तु, इन सब को, फ्लो को बढ़ाता है। और राजनीतिक उदारीकरण, राजनीतिक उदारीकरण का मतलब है कोई भी देश बाहर की जो चीज़ें आ रही हैं उन पे बैन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। जब ये प्रतिबंध हटाते हैं तो इसको बोलते हैं उदारीकरण। तो राजनीतिक उदारीकरण, जब ये प्रतिबंध हटते ही कोई चीज़ें हैं अपने देश में आएगी। तो ये भी एक बड़ा कारण है वैश्वीकरण के लिए। अब हम देखेंगे दोस्तों कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो कैसा रहा। तो देखिए प्रभाव पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रभाव एक समान नहीं था, हर देश पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। और एक देश में भी लोगों के जो समुदाय हैं, यानी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, अलग अलग जो एरिया के लोग हैं, अलग विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, उन पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ा। किसी को सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया, किसी को नकारात्मक तरीके से। तो ये सब चीज़ें भी रहेगी। तो वैश्वीकरण का प्रभाव हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो आयाम वो देखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा? तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक।
सकारात्मक देखिए वैश्विक सहयोग, यानी हर देश में आज हेल्प की जा रही है, एक दूसरे की हेल्प करें। मान लो कि कोई भी ऐसे तूफान, चक्रवात या फिर मान लो कोविड जैसी महामारी आई, तो हर देश एक दूसरे को सूचना दे रहे हैं। अगर टीका बना है या दवाई बनी, उसकी खोज हुई, तो बाकी देशों को भी बताया जा रहा है। तो ये वैश्विक सहयोग बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण। उन्हें पता है कि इस दुनिया के साथ हमें जुड़ के रहना है, हमें भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं। ये एक पॉजिटिव है। फिर शांति और स्थिरता, इसी वैश्विक सहयोग से बाकी दुनिया में शांति और स्थिरता कायम होती है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं वैश्वीकरण का इफेक्ट, कि कोई एक देश में मान लो अशांति है तो बाकी देश उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो चाहते हैं, वो प्रयास करते हैं कि बैठकर बात करके वहाँ पे शांति हो, वहाँ पे स्थिरता कैसे लेके आएँ। और कुछ टाइम पहले हर जगह उपनिवेशीकरण था, साम्राज्यवाद था। आज देखिए आप, हर देश में लोकतंत्र की डिमांड उठ रही है, मानव अधिकारों की बात की जा रही है। तो ये जो विचार हैं बहुत तेज़ी से दुनिया में फैले हैं। तो ये इसका पॉजिटिव सेंस है, राजनीतिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत हुए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, WTO है, ये भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। और ये संगठन बाकी दुनिया के जो अन्य देश जो पिछड़ गए उनको भी साथ लाने का प्रयास करते हैं और सभी क्षेत्रों को बराबर आगे लाने का प्रयास करते रहते हैं। फिर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि नकारात्मक कुछ प्रभाव था ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में, बिल्कुल है। इसमें देखिए राष्ट्रीय संप्रभुता को नुकसान हुआ है, यानी कोई भी देश पहले सर्वोच्च हुआ करता था, उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेंटी है ना, पीक पे है, एब्सोल्यूट है। लेकिन जब से वैश्वीकरण आया, कोई भी देश अब अछूता नहीं, वो बाकी दुनिया से अपने आप को अलग नहीं रह सकता, यानी सर्वोच्च सत्ता नहीं है। कई बार सरकारों को अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नियम, कुछ पॉलिसियां लागू करनी पड़ती है, यानी उनकी संप्रभुता को नुकसान हुआ है। फिर देखिए राजनीतिक अस्थिरता, कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रेशर डालती है, मान लो इतना पैसा इन्वेस्ट करती है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल दोस्तों मैं ये बता सकता हूँ कि श्रीलंका में जो है ना, चाइनीज़ बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो खूब सारा इन्वेस्ट किया और श्रीलंका को उधार दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने अस्थिरता पैदा कर दी, यानी एक पक्ष को दी, एक राजनीतिक पार्टी को इतनी फंडिंग की तो दूसरी पार्टियां नाराज हो जाती। तो कहीं ना कहीं बाहरी कारकों के कारण वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। अभी आप बांग्लादेश के हालात भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक अस्थिरता, इसमें आप कारण ढूंढोगे तो वैश्वीकरण भी एक कारण आपको मिलेगा, यानी बाहरी लोगों का, बाहरी ताकतों का जो है इंटरफेयर इसमें मिलेगा आपको। फिर देखिए सरकार की भूमिका में परिवर्तन, पहले जो है वो राज्य या सरकार सारे काम करती थी, यानी एक तरीके से लोक कल्याण के कार्य, सड़क बनाना, बिजली बनाना, है ना, पानी की सप्लाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब। लेकिन अब धीरे धीरे वैश्वीकरण के युग में राज्य किस कंडीशन में आ गए? न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य, यानी राज्य कह रहा है हमारा काम है ही नहीं, क्योंकि सब निजीकरण हो गया, हर क्षेत्र जो है निजीकरण में चला गया। तो इसीलिए राज्य का काम ही नहीं बचा। अब राज्य का काम केवल और केवल सुरक्षा प्रदान करना है, यानी बॉर्डर पे जो है आप देखिए बाकी ज़्यादातर काम, सड़कें बनाना, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सेक्टर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो चुके हैं। तो ये इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हमने देखे हैं राजनीतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण के। अभी हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। तो सेम चीज, आर्थिक प्रभाव में भी वैश्वीकरण का जो प्रभाव है एक जैसा नहीं है। ये भी अब इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यापक अगर कहीं पड़ा प्रभाव तो आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा है, और इतना जटिल है कि उसको हम समझ ही नहीं सकते, या समझना थोड़ा मुश्किल होगा। कारण है कि इसका प्रभाव एक जैसा नहीं है। आप जिन जिन क्षेत्रों में देखोगे आपको इफेक्ट अलग तरीके से और अलग लेवल के मिलेंगे। अमेरिका को अलग तरीके से प्रभावित किया, भारत को अलग तरीके से प्रभावित किया, इसलिए ये व्यापक है और जटिल है। इसको एक नज़र से आप नहीं समझ सकते हो। किसी विशेष समय या विशेष देश के संदर्भ को समझते हुए आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। फिर भी देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या है कि आर्थिक वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो है व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां दूसरे देशों में गई और उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वहां पे निवेश किया। यानी कुल मिला के जब पैसा लगता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहां पे सड़कें, बिजली, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी भी ग्रोथ होती है, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर भी बढ़ता है। तो यानी हर देश का आर्थिक विकास होता है। ये इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है आर्थिक क्षेत्र में। फिर देखिए जब कोई भी देश में निवेश आएगा तो वहाँ क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी, वहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेगी, तो नौकरियों में वृद्धि होगी। जिन जिन क्षेत्रों में भी
निवेश आया है उन क्षेत्रों में नौकरियों में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में वृद्धि है। जब उपभोक्ता मार्केट में जाता है तो उसे या तो एक ही चीज़ मिले, मान लो आप मार्केट में गए, आप बैग लेने गए तो एक ही कंपनी का बैग आपको मिल रहा है, तो वो कंपनी ही उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी एमआरपी क्या, आपको वही लेना पड़ेगा ना, इस प्रकार। लेकिन अभी आप जाइएगा, एक बैग खरीद रहे हो तो आपको 10 तरह के बैग मिल जाएंगे आपको मार्केट में, अलग क्वालिटी के, अलग जो हैं एमआरपी के। इस तरीके से आप मार्केट में भरी हुई चीज़ें हैं, आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। तो ये उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों में वृद्धि बहुत ज़्यादा है, ये भी सकारात्मक प्रभाव है। अभी देखिए नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र की बात की जा रही है दोस्तों। वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव, परीक्षा में सीधा ऐसा ही आएगा, या तो वैश्वीकरण के प्रभाव लिखिए तो आप अलग अलग लिख सकते हो, वैश्वीकरण का राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है तब भी आप सकारात्मक नकारात्मक दिखा सकते हो। तो अभी जो है आर्थिक क्षेत्र में, तो आर्थिक असमानता में वृद्धि, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि इससे अमीर देशों को ज़्यादा फायदा हुआ है, जो पहले से विकसित है उन देशों को ज़्यादा फायदा हुआ, गरीब देशों को नुकसान हुआ। और एक देश के भीतर भी आप देखोगे तो जो अमीर तबका है या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है उनको तो बेनिफिट हुआ, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको इस वैश्वीकरण का कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। नौकरियों की हानि, अब आप कहोगे यहाँ तो मैंने नौकरियों में वृद्धि बताई या नौकरियों में हानि, ऐसा कैसे? जिन क्षेत्रों में निवेश हुआ वहाँ तो नौकरियाँ बढ़ी, और बाकी क्षेत्रों में जहाँ पे निवेश नहीं पहुँचा वहाँ पे नौकरियों की हानि हुई, यानी उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया, कारण सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, वैश्वीकरण के भरोसे छोड़ दिया, तो वो क्षेत्र पीछे रह गए और वहाँ पे जॉब खत्म हुई है। जैसा आप देख सकते हो लघु उद्योग बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, ये क्या कारण है? वैश्वीकरण ही तो है। फिर देखिए पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि, इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, इतना ज़्यादा अब उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था हो गई है कि पर्यावरण प्रदूषण इसके जरिए बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये भी वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके अलावा अन्य जो प्रभाव है देखिए, जिनको आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में नहीं समझ के केवल इफेक्ट के रूप में देख सकते हो। वैश्विक आर्थिक संकट कई बार इसकी वजह से आता है, आर्थिक नीतियों का प्रभाव, आर्थिक नीतियों का प्रभाव भी बढ़ता है। आर्थिक नीतियों का प्रभाव मतलब कई देश अपनी नीतियां नहीं बदलना चाह रहे, बट वो वैश्वीकरण के कारण मजबूर हो जाते हैं अपने देश की नीतियों को बदलने के लिए। तो इसको भी आप यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एक देश के लिए फ़ायदा हो सकता है तो दूसरा देश वो नहीं बदलना चाह रहा है, उसके लिए वो नेगेटिव है। और निजीकरण और उदारीकरण, ये वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। निजीकरण का तात्पर्य ये है कि जो सोर्स हैं या फिर जो भी क्षेत्र हैं वो निजी हाथों में दे देना। जैसे मान लो कि पेट्रोल डीजल निकालना है ना ज़मीन से, तो या तो सरकार निकालें या सरकार किसी कंपनी को टेंडर दे दें, तो प्राइवेट कंपनी को टेंडर देते हैं वो क्षेत्र निजी क्षेत्र कहलाता है। उदारीकरण का मतलब है जो बाहरी प्रतिबंध है, देश में आने जाने की जो वस्तुएं आती जाती हैं उन पर प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों को हटाते हैं तो उदारीकरण कहलाता है। अब हैं सांस्कृतिक प्रभाव, तो इसमें भी हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संदर्भ में देखेंगे। सकारात्मक में देखिए सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, बिल्कुल जो देशों की अलग अलग संस्कृतियां हैं उनमें आदान प्रदान हुआ है। अब देखिए आज भारत में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक व्यक्ति जीन्स के ऊपर कुर्ता पहन सकता है, तो जीन्स वेस्टर्न कल्चर का प्रतीक है और हमारे इंडिया का जो कुर्ता है, तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ और एक नई चीज़ निकल के आई। और इसके अलावा और देखिए बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचे हैं। जैसे आज आप देखोगे तो यूएस में दीपावली मनाई जाती है ना, इंडिया के कई शहरों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं, संगीत हैं, ये संस्कृति का आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, हम बाकी संस्कृतियों से रूबरू हो पाए। क्या कारण है? वैश्वीकरण के कारण। फिर देखिए वैश्विक संस्कृति का विकास, एक ऐसी संस्कृति बन रही है जो पूरी दुनिया में कॉमन है। जैसे आजकल देखिए ब्लू जीन्स हैं, अंग्रेजी भाषा का विकास है, ये फास्ट फूड जितने भी ये दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं आप, तो ये एक नई वैश्विक संस्कृति का विकास हो रहा है। और शिक्षा और ज्ञान का विकास, इस वैश्वीकरण ने न केवल आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र को बल्कि आप देखिए सांस्कृतिक क्षेत्र में जो हमारे शिक्षा है, ज्ञान का जो क्षेत्र है, इसको भी बढ़ावा दिया है। जैसे देखिए हमारे इंडिया से योगा जो है पूरी दुनिया में फैला है ना, आयुर्वेद पूरी दुनिया में गया है। नीली जीन्स आज अमेरिका की थी बेसिकली, लेकिन आज दुनिया के हर क्षेत्र में पहनी जाती है और पसंद की जाती है। और एजुकेशन का भी जो है लेवल आप देखिए, एमबीए यूएस का एक कोर्स है लेकिन बाकी दुनिया में हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे, और भारत के न जाने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर यूएस और यूरोप हर देशों में मिल जाएंगे आपको। तो ये वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है। और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, हर देश की अलग अलग संस्कृतियां हैं
उनको एक मंच मिला बाकी दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का, ये भी वैश्वीकरण के कारण है। और बाकी जो लोग हैं उसका सम्मान भी करते हैं उन संस्कृतियों का। अब हम देखेंगे जो सांस्कृतिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव है वो वैश्वीकरण का। तो इससे सांस्कृतिक हानि हुई है। कैसे? पारंपरिक जो संस्कृति और मूल्य हैं उनको खतरा है। यानी आप कोई एक क्षेत्र है, कोई एक देश है, उनकी पारंपरिक संस्कृति है अब वो पारंपरिक नहीं रही, कारण वो बाहरी संस्कृतियों के टच में आई है, कुछ चीज़ें एक्सचेंज हुई है, यानी बाहरी संस्कृतियों का प्रवेश उस संस्कृति में हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं पारंपरिक जो जिस रूप में ओरिजिनल जो संस्कृति थी, अब किसी भी देश की ओरिजिनल संस्कृति एक्चुअली में बची नहीं है। आप देखिए अपने यहाँ भारत में देखिए, शादी ब्याह होते थे तो कब होते थे स्टेज प्रोग्राम, कब इंडिया के लोग बर्थडे मनाते थे, केक तो हमारे कल्चर में था ही नहीं। तो हमारे जो परंपरागत संस्कृति है कहीं ना कहीं उनके मूल्यों को हमने छोड़ा है। हालांकि नो डाउट हमने कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, तो समय के साथ आगे बढ़े तो हमने क्या खो दिया है, जो ओरिजिनल हमारी संस्कृति थी वो आज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे आप देखिए शादी में, आप देखिए हल्दी रस्म है या ऐसे बहुत सारा आपको प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा जो शायद अपनी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो पारंपरिक संस्कृति या जो मूल्य हैं वो हम खोते जा रहे हैं। इसका नेगेटिव इफेक्ट और क्या है? पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण का मतलब ये है वैश्वीकरण के नाम पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपनी चीज़ें बाकी दुनिया पे थोप रहे हैं, मैकडोनल्डीकरण कर रहे हैं, यानी फास्ट फूड उनका है ना, नीली जीन्स। आप देखो अंग्रेजी भाषा, यानी फ्लो वहाँ से बाकी देशों की तरफ ज़्यादा आया है, यहाँ से फ्लो जो है वो बहुत कम गया है। यानी आप 80-20 कर लो। जो सभ्य देश हैं, जो अपने आप को सभ्य कह रहे हैं या एडवांस कंट्रीज़ कह रहे हैं, जिनको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं जैसे यूरोपीय और अमेरिका, इन देशों की जो चीज़ें हैं वो 80% चीज़ें इन्होंने उनकी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्होंने हमारी चीज़ें बहुत कम एक्सेप्ट की है। तो ये जो आदान प्रदान है तो वो उन्होंने अपनी जो संस्कृति है बाकी दुनिया पे थोपी है। तो ये नकारात्मक प्रभाव है। और सांस्कृतिक समरूपता। अब देखो जो संस्कृति का जो विशिष्ट रूप है, जैसे कि अपने भारत में भी देखो कितने प्रकार की अलग अलग संस्कृतियाँ। राजस्थान का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है। हाँ, गुजरात से अच्छा याद आया दोस्तों, जैसे कि गरबा है, आप देखो तो पहले केवल गुजरात तक था, लेकिन आज पूरे भारत के हर हिस्सों में, इवन बाहर के देशों में भी गया है। तो ये एक, आप इसको कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आप बोल सकते हो। जैसे कैसे कि हमारे यहाँ से बाहर गए तब तो हम कह सकते हैं कि भाई अच्छी बात है, ठीक वैसे ही हमारी जो संस्कृतियों की विशिष्टता है, विविधता है, उनको खतरा पहुंचा है। कारण है कि बाहर की चीज़ें जब घुसती है अपने देश में जो सांस्कृतिक में, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हम पीछे छोड़ देते हैं, विलुप्त हो रही है और पूरी दुनिया में एक समान चीज़ें निकल के आ रही। तो सांस्कृतिक समरूपता बन रही है और जो संस्कृतियों की जो विशिष्टता थी, जो विविधता थी, वो खत्म हो रही है। और देखिए सांस्कृतिक संघर्ष, इससे क्या बढ़ेगा, विभिन्न संस्कृतियों के बीच तनाव और संघर्ष होगा। और इसमें जो कमज़ोर संस्कृतियां हैं, यानी जो एडवांस नहीं है, जहाँ पे जिन क्षेत्रों में एजुकेशन वगैरह नहीं है, उन संस्कृतियों को हम भूला देंगे। जैसे आज भी आप देखिए किसी इंसानों के पास बैठिए जो बुजुर्ग वगैरह हैं, ऐसे लोगों के पास में, वो कहेंगे हमारे टाइम में ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन आज हम उन चीज़ों को भुला चुके हैं, कारण हम नई चीज़ें हमने एक्सेप्ट कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं कि नई चीज़ें एक्सेप्ट करने का मतलब पुरानी चीज़ें भुला दो, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को उपयोग में नहीं ले रहे हैं। अब है सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। वैभिन्नीकरण का मतलब होता है हर संस्कृति कहीं ना कहीं अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। यानी हर संस्कृति में कुछ विशिष्ट होता है, कुछ अलग होता है, कुछ तो पॉइंट हैं, कुछ तो बात हैं अलग, और वो बाकी संस्कृतियों से अलग हैं। तो इसे कहते हैं सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण। अब हम देखते हैं भारत और वैश्वीकरण। तो भारत के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ा, किस प्रकार प्रभावित हुआ भारत, ठीक है ना, और भारत की कौन सी बातें बाहर गई, या भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत पर वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण को हम तुलना करके देखते हैं या इसके इर्द गिर्द देखते हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब क्या है, प्रवाह, किनका प्रवाह, व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी। और ऐसा नहीं कि भारत के साथ अभी होना स्टार्ट है, प्राचीन काल से ही हो रहा है। आप देखो सिल्क रूट, ठीक है ना, इसके अलावा मध्यकाल में बाहर के आक्रमणकारी भारत आए हैं, बाद में अंग्रेज आए हैं, वो कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे, तैयार माल यहाँ लाके बेचते थे। तो ये वस्तुओं और व्यक्तियों की आवाजाही थी, लेकिन हाँ इसको ये जरूर कहेंगे कि बहुत कम मात्रा में, इवन बहुत कुछ लोग जाते थे, कुछ सामान आता जाता था, तो ये बहुत ही कम मात्रा में होता था। विचार भी गए हैं, बौद्ध धर्म देखो भारत से फैला है। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी जो सरकार थी उन्होंने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। संरक्षणवाद का मतलब ये है कि देश की सीमा के अंदर जो छोटे उद्योग हैं वो बाकी दुनिया से हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं,
तो उन्होंने क्या कर दिया, संरक्षणवाद का मतलब है एक तरीके से बैन लगा दिया कि बाहर की कोई भी चीज़ इंडिया में आके नहीं बिकेगी, हम परमिशन देंगे वही चीज़ इंडिया में आके बिकेगी, है ना। इससे क्या हुआ, जो हमारे लघु उद्योग थे उनको बढ़ने का मौका मिला। अगर ऐसा नहीं करते तो बाहर की कंपनी आके अपना बिजनेस करती है और लघु उद्योग पनप ही नहीं पाते। तो संरक्षणवाद की नीति से अब देखो, कुछ लोग इसकी भी आलोचना कर सकते हैं, इसका लाभ भी है इसकी हानि भी है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो इसका लाभ भी है इसका हानि भी है। लाभ ये हुआ, लघु उद्योगों को बाहर की कंपनियों से कंपटीशन नहीं करना पड़ा, उनको बढ़ने का मौका मिला और लोगों को अपना व्यवसाय बढ़ाने का मौका मिला। लेकिन हानि ये कि सरकार जो है वो फिर उस लेवल तक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास पर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि संरक्षणवाद के तहत आज देखिए सड़कें जो है बाहर की कंपनियां आ रही है, सरकार से डील की और रातों रात न जाने कितने किलोमीटर सड़कें बन जाती हैं, नहीं तो सारे काम किसके होते हैं, सरकार के। तो इस वजह से सरकार के हाथ में सारे काम थे, तो इन मेन चीज़ों पे भी ज़्यादा फोकस सरकार कर नहीं पाई, ये हमारा लॉस था। और इस दौरान संरक्षणवाद की जो नीति है आप 1991 तक मान लो, तब तक भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो धीमी रही, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा था वो बेसिक चीज़ों पे खर्च करते थे, कि शिक्षा, बहुत कम सड़कें बनती थी और लोगों को सब्सिडी देते थे, उनका कोई मकसद कोई लाभ कमाना नहीं था, है ना। 1991 में फिर भारत में चेंजेस हुए और आर्थिक सुधार किए गए, और वो आर्थिक सुधार कौन से थे, उदारीकरण, यानी बाहर की जो चीज़ें आएगी, जो बैन लगा था, प्रतिबंध था, उन प्रतिबंधों को कम किया गया या हटा दिया गया। निजीकरण, जो चीज़ें सरकार के पास में थी, जैसे आज आप देखिए रेलवे जो है वो भारत सरकार के पास में है, प्राइवेट कंपनी अभी नहीं गई, लेकिन फ्यूचर में भारत सरकार जो है रेलवे को भी निजीकरण कर दे या किसी कंपनी को बेच दे, तो ट्रेनें वो कंपनी अपने हिसाब से चलाएगी, वो लाभ कमाने के लिए फिर ट्रेनें टाइम पे चलाएगी, लोगों को ऐसे हायर करेगी, सारे जो फैसिलिटी है उसमें बढ़ा देगी। जैसा आप एरोप्लेन वाले में देखो, वायुयान वाले में वो निजीकरण आ चुका उसमें, तो उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, कंपटीशन रहता है, और वैश्वीकरण, ये तीन नीतियाँ, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये हमने कब एक्सेप्ट की इंडिया के संदर्भ में बात करें तो सन 1991, जुलाई 1991 में। उस समय जो है वो हमारे देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब देखिए अंतिम कसौटी, इस पूरे की अगर हम समीक्षा करें तो देखिए ऊंची आर्थिक वृद्धि दर नहीं बल्कि आर्थिक विकास में सबकी हिस्सेदारी हो, यानी केवल आर्थिक वृद्धि दर, ऐसा नहीं कि हम इतने परसेंट ग्रो कर रहे हैं, हमारे हर साल इंडिया में इतना पैसा आ रहा है, लोगों के पास पैसा, यानी सबके पास वो पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये देखना है। मान लो एक गांव में मान लो कि हर साल हर महीने 1 करोड़ रुपए आ रहा है, लेकिन 1 करोड़ में से मान लो कि 3 परिवार के पास 80 लाख पहुंच रहे हैं और बाकी 97 है उनके पास में बाकी पैसा पहुंच रहा है, तो कितनी असमानता है। तो भारत सरकार का जो मकसद था कि ये था कि हमें आर्थिक वृद्धि दर हो या नहीं हो, ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, आर्थिक विकास में सबकी हिस्सेदारी हो, ये हमेशा सर्वोपरि रहा है। अब फिर है वैश्वीकरण का प्रतिरोध बोलो या विरोध बोलो, कई जगहों पे वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ है। क्यों हुआ वो देख लेते हैं। जैसे वामपंथी मतलब लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, जो किसानों और मजदूरों की बात उठाते हैं, गरीबों की बात उठाते हैं, वो वैश्वीकरण का हमेशा विरोध करते हैं। तो वो क्यों विरोध करते हैं, देखिए वो कहते हैं कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जिससे केवल धनी लोगों को फायदा होता है। सीधा सीधा आरोप है कि वैश्वीकरण का जो फायदा है सिर्फ अमीर लोगों को मिलता है, जो कि संख्या में बहुत कम है, एक छोटा तबका है। एक जो बड़ा जन समुदाय है वो इसके फायदे नहीं उठा सकता है, उल्टा उनका शोषण होता है। फिर देखिए दूसरी जो आलोचना की जाती है इसका विरोध करने का कारण, किससे राज्य कमजोर होता है, क्योंकि राज्य के पास सारी जिम्मेदारियां, हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का जो काम है राज्य की है, तो गरीबों की रक्षा करने की क्षमता में कमी आई, क्योंकि राज्य फिर अपने आप को पीछे हटाता है, वो प्रतिबंध हटा दिए, बाहर की कंपनी आके सब कुछ कर रही है, तो इससे राज्य कमजोर हुआ और फिर गरीबों की जो वो रक्षा करनी चाहिए थी वो कई बार नहीं कर पाता है। आज देखिए हर देश में आप ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 2 वक्त की रोटी भी उनके नसीब में नहीं है, जबकि एक तरफ हम कहाँ जा रहे हैं, मंगल, चांद और कितनी बड़ी इकोनॉमी की बात करें, लेकिन उसी देश में एक बहुत बड़ा तबका होता है जो महज 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार हैं, कारण कि राज्य की शक्तियाँ सीमित हो गई। अब है परंपरागत संस्कृति को हानि, हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि कई देश इसलिए विरोध करते हैं कि बाहर की चीज़ें अगर यहाँ आएगी, जैसे कि हम इंडिया में भी देख सकते हैं, अभी भी अगर मान लो लड़कियां जीन्स पहने तो कहीं ना कहीं लोग विरोध करते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो परंपरागत जो संस्कृति उसको हानि पहुंचती है। स्थानीय लघु उद्योगों को हानि, जब बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएगी तो लघु उद्योग तो खत्म होने ही है,
आप देखिए आजकल छोटे मोटे, मैं तो कह रहा हूँ एक शहर में जाइए, एक बहुत बड़ा मॉल जहाँ खुल जाता है ना, उसके आसपास के कम से कम 1-2 किलोमीटर की रेंज में सारी जो छोटे दुकानदार है वो परेशान हो जाते हैं। सेम चीज़ है वैश्वीकरण, वो वैश्वीकरण का एक बड़ा रूप आपको वहाँ पे दिख जाएगा। और आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में इसके कारण, यानी समाज के कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके पास बहुत कम पैसा पहुंच रहा है। और ये साम्राज्यवाद का पुनरुत्थान है। अब ये राजनीतिक साम्राज्यवाद नहीं है, उपनिवेशवाद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में वो फिर से हावी हो रहा है। जैसा आप चाइना को देख लो, वो देशों को क्या कर रहा है, पहले ऋण देता है, फिर ट्रैप में फंसा देता है। उसने पाकिस्तान के साथ ऐसा ही किया, उसने बांग्लादेश के साथ वैसा ही कर रहा है, उसने श्रीलंका के साथ ऐसा ही किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बार फिर से साम्राज्यवाद है और आर्थिक साम्राज्यवाद वैश्वीकरण की आड़ में चल रहा है। तो ये था दोस्तों वैश्वीकरण, उसके प्रभाव, उसके कारण भारत के संदर्भ में, और उसके विरोध के क्या कारण रहे हैं, इन सब चीज़ों को हमने समझा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हो, और कोशिश करूँगा मैं बहुत जल्दी जो वीडियोज़ हैं बाकी वो भी मैं अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।